हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आईसी इंजन का चौथा वीडियो है। अगर आप मेरा पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं थर्मोडायनेमिक्स का भी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपका अलग से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे और देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इंक्रीज इन इनटेक टेम्परेचर ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विल बी डैश इफिशियंसी। मतलब क्या कि टेम्परेचर, जब मेरा इनटेक टेम्परेचर किसी भी आईसी इंजन का इंक्रीज करते हैं तो उसके इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इफिशियंसी घटेगा या बढ़ेगा, या मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है हमसे कि अगर आईसी इंजन के इफिशियंसी, आईसी इंजन के इनटेक टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो देखिए आईसी इंजन के इफिशियंसी क्या होता है। किसी भी इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बट्टे इनपुट। ठीक है, तो देखिए आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बट्टे, मतलब वर्क डन बट्टे इनपुट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इनपुट क्या होता है मेरा, कि जितना हम हीट दे रहे हैं वही मेरा इनपुट हो जाएगा। मान लीजिए कि Q1 हम हीट दे रहे हैं किसी भी इंजन को, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा आईसी इंजन हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई इंजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ Q2 हीट निकल रहा है और Q1 हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। मतलब जितना हीट मेरा इंटरनल एनर्जी में बर्बाद हुआ है उसको अगर हम घटा देते हैं तो जो मेरा हीट बच जाता है वो मेरा क्या हो जाएगा, कि वर्क डन में बदल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2 हो जाता है। और जो हीट हम क्या दे रहे हैं, Q1, मतलब इनटेक हीट हम क्या दे रहे हैं, Q1। तो देखिए दोस्तों, इनटेक टेम्परेचर की बात कर रही है तो देखिए पहले हम ये जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है, Q1 माइनस Q2, मतलब Q1 माइनस Q2 बट्टे Q1। तो देखिए इनटेक टेम्परेचर की बात कर रही है कि इनटेक टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मतलब इनटेक टेम्परेचर हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इनटेक हीट को हम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इनटेक हीट को जब हम बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कि ये पोर्शन मेरा पूरा घटेगा। ठीक है, अगर ये नीचे वाला बढ़ता है तो क्या होता है, इफिशियंसी मेरा घटता है। ठीक है, अगर ऊपर वाला बढ़ता है तो मेरा इफिशियंसी बढ़ता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो नीचे देखिए इनटेक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इनटेक हीट भी बढ़ा रहे हैं, और इनटेक हीट को हम जितना बढ़ाएंगे उतना मेरा क्या होगा, इफिशियंसी घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि इफिशियंसी मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, डिक्रीज। मतलब आईसी इंजन के इनटेक टेम्परेचर को बढ़ाने से मेरा क्या होगा, इफिशियंसी डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी पे मारते हैं ताला और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द स्पार्क इग्निशन इंजन आर गवर्नड बाय। तो देखिए गवर्नड, किसी भी इंजन का गवर्न 3 प्रकार से किया जाता है, एक हीट एंड मास गवर्निंग, एक क्वालिटेटिव गवर्निंग और एक क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है। तो देखिए क्वालिटेटिव गवर्निंग जो होता है, कंप्रेशन इग्निशन, मतलब जिसे डीजल इंजन भी कहते हैं, उसे गवर्न किया जाता है क्वालिटेटिव इग्निशन के द्वारा। ठीक है, और क्वांटिटेटिव गवर्निंग किसको किया जाता है, आईसी इंजन को किया जाता है क्वांटिटेटिव इंजन के द्वारा। ठीक है, सॉरी, क्वांटिटेटिव गवर्निंग के द्वारा आईसी इंजन को गवर्न किया जाता, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन को गवर्न किया जाता है, और क्वालिटेटिव गवर्निंग के द्वारा मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन को गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन बोल रहा है तो स्पार्क इग्निशन इंजन को क्वांटिटेटिव गवर्निंग के द्वारा हम इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल जनरली अवेलेबल इज। तो मतलब देखिए एक मेरा ऑक्टेन नंबर होता है जो कि मेरा पेट्रोल के क्वालिटी को बताता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या बताता है, पेट्रोल के क्वालिटी को। ठीक है, सीटेन नंबर क्या बताता है, डीजल के क्वालिटी को। ठीक है, तो पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल जो इंडिया में रहता है एक 80 से 100 के बीच रहता है। ठीक है, और डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो डीजल इंजन क्या होता है, 40 से 55 के बीच होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 से 55। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए C10 नंबर डीजल इंजन के C10 नंबर होता है 40 से 55, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज गिवन बाय। तो देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी इंजन क्या होता है, तो देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी जो होता है वो होता है ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर, ठीक है। मैकेनिकल इफिशियंसी जो होता है मेरा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा। तो बी क्या है, इंडिकेटेड, सॉरी बी नहीं, ए सही हो जाएगा, ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द फ्रिक्शन पावर इज गिवन बाय। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन पावर होता क्या है, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है कि फ्यूल जो पावर डेवलप करता है पिस्टन पे, जब फ्यूल का कंबसन होता है और वो जो पावर डेवलप करता है पिस्टन पे, तो वो जो पावर होता है मेरा, उस पावर को हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर, ठीक है। अभी हम इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बारे में चर्चा किए थे, तो देखिए अभी इसमें भी चर्चा करते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए इंडिकेटेड पावर क्या होता है कि फ्यूल जब कंबसन होता है और वो जो फोर्स डेवलप करता है, फोर्स के कारण पिस्टन पे जो फोर्स लगाता है और उस फोर्स से जो पावर डेवलप होता है, उस पावर को हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर, ठीक है। और इंडिकेटेड पावर क्या होता है कि जब क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि उसमें कुछ फ्रिक्शन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वही फ्रिक्शन जो लॉस हुआ, उसी लॉस को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पावर, ठीक है। जो फ्रिक्शन के कारण जो पावर लॉस होता है, उस पावर को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पावर कहते हैं। और क्या होता है कि जो मेरा क्रैंक शाफ्ट पर जो पावर पहुंच पाता है, देखिए पहले इंडिकेटेड पावर था, फिर उस कुछ लॉस हुआ मतलब फ्रिक्शन पावर में, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन पावर के वजह से कुछ लॉस हुआ और जो फिर बचा वो मेरा क्या पहुंचा, ब्रेक पावर, जो मेरा कहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पे पहुंचा। और वही क्रैंक शाफ्ट मतलब जो कि गाड़ी के पहिया से अटैच होता है, तो मतलब पहिया पर ही ब्रेक पावर के बराबर ही पावर पहुँच पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब अब देखिए पूछ रहा है कि फ्रिक्शन पावर, तो देखिए क्या हुआ कि इंडिकेटेड पावर तो मेरा जो टोटल पावर हो जाए जो पिस्टन से डेवलप हुआ, फिर उसके बाद जो उसमें लॉस होता है फ्रिक्शन पावर, तो फ्रिक्शन पावर जो लॉस होता है, जैसे इंडिकेटेड पावर है और फ्रिक्शन पावर में कुछ लॉस हो जाता है, तो फ्रिक्शन पावर में कुछ लॉस होने के कारण जो पावर बचता है उसे हम ब्रेक पावर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन पावर हमसे पूछा जा रहा है, तो फ्रिक्शन पावर को इस तरफ लाते हैं और ब्रेक पावर को इस तरफ लाते हैं, मतलब इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन पावर, ठीक है। मतलब इंडिकेटेड पावर में ब्रेक पावर को घटाएंगे तो मेरा फ्रिक्शन पावर निकल के आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर में ब्रेक पावर को घटाना है। देखिए इंडिकेटेड पावर में देखिए बी नंबर के क्या है, इंडिकेटेड पावर में ब्रेक पावर को घटाया हुआ है, तो फ्रिक्शन पावर के बराबर हो जाता है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो बी मेरा राइट आंसर। चलिए बी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इज नॉन एज। तो देखिए इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, पहले ये हम जानते हैं। देखिए इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी और इंडिकेटेड एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, ये दोनों को रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव इफिशियंसी, ठीक है। रिलेटिव इफिशियंसी हम कहते हैं इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, और इंडिकेटेड मतलब एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी को हम दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव इफिशियंसी, ठीक है। तो रिलेटिव इफिशियंसी का क्या फार्मूला हो जाएगा, मतलब क्या परिभाषा हो जाएगा, ये हम बात है। तो रिलेटिव इफिशियंसी का हो जाता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव इफिशियंसी। तो देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, तो एयर इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी को हम एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी से हम डिवाइड करते हैं, तो मेरा रिलेटिव एफिशिएंसी बताता है, ठीक है। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, इन दोनों के रेशियो को हम रिलेटिव इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ एन आईसी इंजन डिपेंड अपॉन। देखिए एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी आईसी इंजन के किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो पहले हम आईसी इंजन के इफिशियंसी को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल इंजन के ले रहे हैं, तो पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी क्या होता है, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी होता है 1-1/r/पावर लेमडा -1। देखिए ये आर मेरा क्या हो जाता है, कंप्रेशन रेशियो हो जाता है, ठीक है। आर मेरा हो जाता है कंप्रेशन रेशियो, और लेमडा मतलब ये जो मेरा लेमडा है, लेमडा बोलिए चाहे गामा बोलिए, गामा बोलिए, तो ये गामा मेरा क्या हो जाता है, एडियाबैटिक इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। तो एडियाबैटिक इंडेक्स हो जाता है। तो देखिए मेरा ये जो इफिशियंसी है वो एक कंप्रेशन रेशियो और एक ये
एडियाबेटिक इंडेक्स दो चीज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर हम मान लीजिए कि इसको बढ़ाते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं तो मेरा इफिशियंसी बढ़ेगा। अगर इसे भी हम अगर बढ़ाते हैं कंप्रेशन रेशियो को, तो मेरा क्या होगा, ये भी मतलब इफिशियंसी फिर भी बढ़ेगा कंप्रेशन रेशियो। तो मेरा दो ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ पे जब डिपेंड कर रहा है तो इसमें देखिए दो चीज़ दिया हुआ है कि नहीं एफिशिएंसी में, मतलब डिपेंड अपॉन फ्यूल यूज, इस सब पर नहीं। देखिए कंप्रेशन रेशियो दिया है, मतलब सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईसी इंजन का जो इफिशियंसी है मेरा, एक मान लीजिए कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करता है, उसके बाद मान लीजिए कि एडियाबेटिक इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और डीजल इंजन में फ्यूल मतलब कट ऑफ रेशियो पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन मेरा दिया गया है कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो एक ही मेरा, ये सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है। तो सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सी पे मारते हैं ताला और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल। तो हम पहले ही समझाए थे दोस्तों कि इंडिकेटेड पावर जो है वो मेरा पिस्टन पे डेवलप होता है, और फ्रिक्शन पावर जो मेरा फ्रिक्शन पिस्टन सिलेंडर ये सब के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से जो लॉस होता है उसे हम फ्रिक्शन पावर कहते हैं। और जो मेरा क्रैंक शाफ्ट पे पावर जो बचता है, जो क्रैंक शाफ्ट पे डेवलप होता है, उस पावर को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, एट द क्रैंक शाफ्ट बोलिए या एट द व्हील बोलिए, चाहे गाड़ी के व्हील बोलिए, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एट द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट, बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी पे मारते हैं ताला और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम पहले क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, जब हम बाइक को पैर से स्टार्ट करते हैं, पैर के बल मतलब पैर को जोर से मार मार के जब हम स्टार्ट करते हैं, उसी सिस्टम, उसी प्रकार के सिस्टम मैग्नेटो सिस्टम होता है, ठीक है। कि मतलब मैग्नेट के द्वारा हम करंट पैदा करके हम स्पार्क प्लग को देते हैं, और स्पार्क प्लग फिर इग्नाइट होकर मेरा कंबसन करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार तो क्या होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में, एक मेरा मान लीजिए कि एक रोड रहता है, फिर चारों तरफ कॉइल लगा रहता है, और उसे नचाते हैं तो मेरा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से मेरा क्या होता है, स्पार्क प्लग में कनेक्ट रहता है, और स्पार्क प्लग से मतलब स्पार्क लग के मेरा इग्निशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बैटरी क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्या करें, नॉट पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन, मतलब बैटरी जो है मेरा पार्ट नहीं है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फ्यूल इग्निशन इज यूज्ड इन डीजल इंजन। तो मतलब डीजल इंजन में किस मेथड के द्वारा फ्यूल को इग्निशन किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डीजल इंजन में क्या होता है कि पहले एयर को खूब कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर में हीट इतना तेज़ी से बढ़ जाता है जिससे कि थोड़ा भी फ्यूल इंजेक्ट होता है तो मेरा क्या होता है कि इग्निशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका हेल्प लेता है, कंप्रेस्ड एयर के हीट को हेल्प लेता है, ठीक है। तो हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी देखिए हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर, इसके यूज से मेरा क्या होता है, उसमें कंबसन होता है, ठीक है, डीजल इंजन में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मैकेनिकल सील आर यूज्ड। तो मैकेनिकल सील जो होता है वो मेरा लीकेज को रोकने के लिए काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी दो पार्ट के बीच जो हम सील लगाते हैं, वो पत्थर के पतला पतला जो हम देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसे कसते हैं, तो दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हैं बीच में मैकेनिकल सील लगा के। तो उसी सील जो उस सील को जो हम यूज करते हैं, उस सील को हम क्या कहते हैं, उस सील का काम क्या होता है, वो उस सील का काम होता है लीकेज को रोकना। मेन उसका काम होता है लीकेज को रोकना, चाहे वो लुब्रिकेशन ऑयल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट टू लीकेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। तो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल के रेशियो किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में पहले हम ये जानते हैं कि कार्बोरेटर लगा होता है। कार्बोरेटर बाहर से एयर को लेता है उसे, और पेट्रोल टैंक से पेट्रोल को लेता है, दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से, फिर जितना मेरा रिक्वायरमेंट होता है पिस्टन मतलब जितना सिलेंडर में रिक्वायरमेंट रहता है उतना भेजता है, ठीक है। तो मेरा क्या करता है, ये पेट्रोल के द्वारा ही उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी मोटरसाइकिल में क्या होता है कि पेट्रोल मतलब ज़्यादा खाने लगता है, तो हम जाते हैं किसी भी गैरेज में जाते हैं, तो वो मेरा एक नट कसता है जो कि कार्बोरेटर का नट होता है, फ्यूल का नट होता है, उसे कस के थोड़ा कम कर देता है, जिससे कि मेरा वहाँ से फिर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो कार्बोरेटर में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब पेट्रोल इंजन में
कार्बोरेटर के द्वारा फ्यूल का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। तो देखिए मोर्स टेस्ट जो है उसका यूज किस चीज़ को फाइंड करने में मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मोर्स टेस्ट और मोटरिंग टेस्ट होता है। तो मोर्स टेस्ट का जो यूज होता है उससे हम क्या करते हैं, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड पावर के और ब्रेक पावर, और इंडिकेटेड ब्रेक पावर के हेल्प से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी निकालते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी बराबर क्या होता है, ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। ठीक है, तो ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर मैकेनिकल इफिशियंसी का रेशियो होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाता है, ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर का रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो देखिए मोड टेस्ट से पहले तो हम इंडिकेटेड पावर निकाल लेते हैं, फिर ब्रेक पावर निकाल लेते हैं, और ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के हेल्प से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इफिशियंसी निकाल लेते हैं। मतलब ये तीनों को हम फाइंड करने में, देखिए ऑप्शन में क्या क्या, तो देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द साइलेंसर ऑफ एन इंजन। तो इंजन में साइलेंसर क्यों दिया जाता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो साइलेंसर में जो इंजन में जो साइलेंसर का मेन काम होता है वो नॉइज को कम करता है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन से बताता है और नॉइज को भी कम करता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है रिड्यूस नॉइज। ठीक है, तो ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर 4 स्ट्रोक इंजन द फायरिंग ऑर्डर फॉर इवन ऑफ टॉर्क इज। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में फायरिंग ऑर्डर पूछा है। जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर ये, एक, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरा 4 सिलेंडर हो गया, और 4 सिलेंडर में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका यूज जो है, इसका मतलब फायरिंग ऑर्डर क्या है। तो फायरिंग ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है, तो फायरिंग ऑर्डर हम मतलब इसका क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फायरिंग ऑर्डर इसका जो होता है, इसका होता है 1 4 3 2। ठीक है, तो देखिए 1 4 3 तो ये तो सबको याद रहता है। इसका मतलब एक मीनिंग भी हो जाता है। मान लीजिए कि पहले हम लोग जानते थे आई लव यू, इसका मीनिंग मतलब क्या हो जाता है, 1 4 3 का मतलब याद करने के लिए याद रख लीजिए। 1 4 3 का मतलब तो आप लोग पहले से ही जानते हो हैं। तो इसका मतलब क्या होता है 1 4 3, ये तो मेरा हो जाएगा 1 4 3, और एक बच जाता है 2, तो इसको लास्ट में हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, यही फायरिंग ऑर्डर हो जाएगा 1 4 3 2। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। तो इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए 1 4 3, 1 4 3 तो सबको याद रहता है, और 2 एगो बच जाता है, तो उसको लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। 1 4 3 2 देखिए ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 सी में ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2 स्ट्रोक इंजन आर यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली इन 2 व्हीलर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब किस रीजन के कारण 2 स्ट्रोक 2 व्हीलर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 स्ट्रोक जो होता है, देखिए उसका साइज के हिसाब से, मान लीजिए कि इतना बड़ा पेट्रोल भी लेते हैं और इतना बड़ा हम डीजल भी लेते हैं, दोनों का सेम साइज होगा और सेम वेट होगा, तो डीजल इंजन ज़्यादा पावर देगा। ठीक है, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन जो होगा मेरा ज़्यादा पावर देगा। देखिए एक 4 स्ट्रोक इंजन लेते हैं और एक 2 स्ट्रोक इंजन लेते हैं, दोनों का साइज सेम रखते हैं और वेट भी सेम रखते हैं, तो देखिए ज़्यादा पावर मेरा 2 स्ट्रोक इंजन से डेवलप होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको देखिए पावर के, देखिए वेट के रेशियो में, वेट के कंपैरिजन में मेरा 2 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा पावर देता है। इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए 2 व्हीलर तो मेरा एक छोटा सा गाड़ी होता है, मान लीजिए वो ज़्यादा कम जगह सीखता है, और जिससे उसका वजन जितना हल्का होगा उतना चलाने में सुविधा होगा। इसलिए क्या करते हैं हम 2 स्ट्रोक इंजन के ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वेट भी कम रहता है और पावर भी ज़्यादा दे देता है, तो इसलिए हाई पावर टू वेट रेशियो। ठीक है, तो वेट रेशियो के कंपैरिजन में हाई पावर देता है 2 स्ट्रोक इंजन, इसलिए 2 स्ट्रोक को यूज करते हैं। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट हैपेंड द सुपर चार्जिंग इज डन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। तो देखिए दोस्तों सुपर चार्जिंग जो है, जब हम स्पार्क इग्निशन इंजन में सुपर चार्जिंग को यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों सुपर चार्जिंग होता क्या है कि मेरा एक कंप्रेसर लगा जाता है, उससे क्या करता है कि एयर और फ्यूल को पहले ही कंप्रेस करके सिलेंडर में भेजा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए पेट्रोल इंजन में
अगर एयर और फ्यूल को ज़्यादा कंप्रेस पहले ही हम ऑलरेडी कर देंगे तो क्या होगा कि वहाँ तक जाने में और उसका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर और पेट्रोल का क्या होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो तुरंत ही मतलब आग पकड़ लेगा, तुरंत ही कंबसन हो जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा कि प्री इग्निशन की घटना हो जाएगी। ठीक है, इंजन में मेरा क्या हो जाएगा, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्री इग्निशन के प्रॉब्लम होने से नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ये तो हम जानते हैं। तो नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो मेरा क्या होगा, सुपर चार्जिंग की वजह से मेरा नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सुपर इंक्रीज नॉकिंग। ठीक है, सुपर चार्जिंग की वजह से नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। देखिए इंजन के इंडिकेटर जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द रीजन ऑफ सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज टू। तो देखिए रीजन क्या होता है सुपर चार्जिंग का, एक तो पावर बढ़ाना होता है और एक उसका वेट को भी हल्का करना होता है। ठीक है, तो देखिए पावर, देखिए क्या कर रहा है, रिड्यूस द वेट एंड बल्क ऑफ फॉर द गिवन आउटपुट। ठीक है, तो मतलब क्या, आउटपुट मेरा एक तरह से पावर ही हो जाता है, वर्क डन ही हो जाता है। तो जो मेरा वर्क डन आउटपुट देता है वो ज़्यादा दे देता है और उसका वेट भी रिड्यूस हो जाता है सुपर चार्जिंग के हेल्प से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है मेरा, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सेचुरेशन टेम्परेचर इज नॉन एज। मतलब ड्राई स्टीम को सेचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर। तो देखिए पहले हम टी एस डायग्राम कर लेते हैं, फेज टी एस डायग्राम का फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मेरा क्या होता है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, ये मेरा सेचुरेटेड वेपर लाइन होता है। ठीक है, तो ड्राई वेपर कर रहा है, ड्राई वेपर कर रहा है तो ड्राई स्टीम कर रहा है, तो मतलब ड्राई स्टीम यहाँ पे रहता है। मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों प्रेजेंट रहता है, तो ड्राई स्टीम का मतलब क्या, लिक्विड की मात्रा नहीं प्रेजेंट हो, 0% हो। और यहाँ पे जब ये सेचुरेशन वेपर लाइन पे जो मेरा प्रेजेंट रहेगा स्टीम, वही मेरा ड्राई स्टीम कहलाएगा। तो ड्राई स्टीम को फिर क्या कहता है कि सेचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर से हम फिर से उसको हीट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ के टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं। तो यहाँ के टेम्परेचर से हम ज़्यादा टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो उसे हम सुपर हीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो सुपर हीटिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सुपर हीटिंग। तो चलिए बी पे ताला मारते हैं और इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।